हेलो नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। इस क्लास में हम वेदांग टॉपिक के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले हम वेद का टॉपिक कर चुके हैं। चारों वेदों से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वे सब पढ़ लिए हैं। सबसे पहले वेदों से संबंधित सूक्त पढ़े, उसके बाद ब्राह्मण और फिर आर्ण्य ग्रंथ पढ़े। वेदों से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो सब कर लिए हैं। वेदों से संबंधित हमारे पास दो टॉपिक बचे हुए हैं, एक है वेदांग और दूसरा है उपनिषद। पहले हम वेदांग के विषय में पढ़ेंगे। वेदांग के पढ़ने के बाद उपनिषदों को करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो सब यहाँ करेंगे। आपके पेपर में मोस्टली क्वेश्चन इनमें से बन जाएंगे। वेदांग के विषय में पढ़ना शुरू करते हैं। वेदांग वेदांग जो है ये दो शब्दों से बना हुआ है, वेद और अंग। वेदांग में दो शब्द हैं, वेद और अंग। वेदांग को वेदस्य अंगानि कहा जाता है, वेद के अंग। वेदों के जो अंग है उन्हीं को वेदांग कहा गया है। अब वेद के अंग यानी कि जो हमारे वेद हैं, चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को पढ़ने के लिए जिन ग्रंथों की आवश्यकता होती है, जो ग्रंथ पढ़ने नेसेसरी है, उन ग्रंथों को वेदांग कहा गया है। इन्हें वेदांग क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदांग यानी कि जो वेदांग ग्रंथ हैं उनको पढ़े बगैर हम वेदों को नहीं समझ सकते, इसलिए इन ग्रंथों का नाम वेदांग रखा गया है। वेदों के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए जो सहायक ग्रंथ है उन्हें वेदांग कहा गया है। यानी कि जो हमारे चार वेद हैं, इन चारों वेदों के अगर हमें वास्तविक अर्थ को जानना है, उन्हें अच्छे से समझना है, ताकि हम उन्हें अच्छे से जान पाए, उनमें क्या मीनिंग है, क्या बताया गया है, उनमें शब्द प्रयोग किए गए हैं, उनका क्या अर्थ है, कैसे उनका उच्चारण करना है, यानी कि हम अच्छे से वेदों को पढ़ पाएँ, उनके अर्थ को समझ पाएँ, उसके लिए जो सहायक ग्रंथ है उन ग्रंथों को वेदांग कहा गया है। वेदांग क्या होता है? वेदस्य अंग। इसके विषय में आपको याद रखना है, कई बार लिखा होता है वेदस्य अंगानि। ये जो वेदस्य अंगानि है ये क्या होता है? वेद के अंग होता है, इसे ध्यान रखना है। वेदस्य अंगानि, वेद के अंग। वेदांग वेदांग जो है ये वेद और अंग से मिलकर बना हुआ है। वेदस्य अंगानि, वेद के अंग। अंग क्या होता है? जिससे वस्तु के स्वरूप को पहचानने में सहायता मिलती है उसे अंग कहते हैं। जैसे शरीर के अंगों से हम पता लगा सकते हैं ये व्यक्ति है या फिर जानवर है या फिर कोई पक्षी है। जो वस्तु के स्वरूप को पहचानने में सहायता करता है उसे अंग कहते हैं। अब यहाँ पर जो ग्रंथ हैं वो वेदों को पहचानने में हेल्प करते हैं, इसलिए उन ग्रंथों को क्या कहा गया है? वेद के अंग यानी कि वेदांग। वेदांग क्या होते हैं? वेदांग में विषय वस्तु क्या दी गई है? अभी तक हमने वेदांग का अर्थ पढ़ा कि वेदांग का अर्थ क्या होता है। अब हम जानते हैं कि वेदांग है क्या। जो वेदांग ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में क्या विषय वस्तु दी गई है? वेद के पाठ, अर्थ ज्ञान व यज्ञों के ज्ञान में सहायक शास्त्र, उसे वेदांग कहते हैं। वेदांग जो ग्रंथ है इनमें वेदों के पाठ के विषय में जानकारी दी गई है, वेदों के अर्थ ज्ञान को बताया गया है और इन ग्रंथों में यज्ञों का ज्ञान दिया गया है, यज्ञों के विषय में जानकारी दी गई है। ये हम पढ़ेंगे कि कौन से वेदांग में यज्ञों के विषय में जानकारी दी गई है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, वेदों के पाठ और वेदों के अर्थ ज्ञान और यज्ञों के ज्ञान में सहायक जो शास्त्र होते हैं उन्हें वेदांग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। वेदांग वेदांग की उत्पत्ति कब हुई? आपको ध्यान रखना है, वेदांग की उत्पत्ति उपनिषद काल में हुई थी। यानी कि जब उपनिषद लिखे जा रहे थे तभी वेदांग भी लिखे गए थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेदांग की उत्पत्ति कब हुई थी? वेदांग की उत्पत्ति उपनिषद काल में हुई थी। आपको क्रम वाइज याद होगा, सबसे पहले वेद लिखे गए हैं, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, उसके बाद आर्ण्य ग्रंथ लिखे गए हैं और फिर उपनिषद ग्रंथों की रचना हुई थी। उपनिषदों के काल में ही वेदांग की रचना हुई है। वेदांग को लिखने का उद्देश्य क्या था? अभी तक जो हमने पढ़ा वो वेदांग का अर्थ और वेदांग की विषय वस्तु के विषय में पढ़ा। वेदांग का रचना काल क्या था ये पढ़ा। लेकिन जब कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है उसका एक उद्देश्य होता है। अब वेदांग को लिखने का उद्देश्य क्या था? वेदांग को लिखने का उद्देश्य है वेदों के स्वरूप और वेदों के अर्थ को बचाना। आप सभी जानते हो वेदों का उच्चारण शुद्ध रूप से करना आवश्यक है, क्योंकि माना जाता है जो वैदिक मंत्र हैं अगर उनका शुद्धता से उच्चारण नहीं किया जाए तो फिर जिस कार्य के लिए वो बने हैं वो कार्य पूर्ण नहीं होता, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यानी कि हम वेदों को स्वरूप को बचाए रख सके, वेदों का शुद्ध उच्चारण कर सके और वेदों के अर्थ को समझ सके, इसलिए वेदांग साहित्य का उदय हुआ। उपनिषदों में ज्ञान प्राप्ति के दो मार्ग बताए गए हैं।
जो उपनिषद साहित्य है, उपनिषद ग्रंथ है, उनमें ज्ञान प्राप्ति के दो मार्ग बताए गए हैं, एक श्रेय पथ और एक प्रेय पथ। जो श्रेय पथ होता है ये सही मार्ग होता है। इनके विषय में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है उपनिषदों में ज्ञान प्राप्ति के दो मार्ग हैं, श्रेय पथ, प्रेय पथ। इनमें से जो ये प्रेय पथ है, इस प्रेय पथ वाले पार्ट में वेदांग का निरूपण किया गया है, यानी कि वेदांग के विषय में जानकारी दी गई है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, प्रेय पथ श्रेय पथ का वर्णन कहाँ किया गया है? उपनिषदों में किया गया है। वेद वेदांग के निरूपण की जानकारी हमें किससे मिलती है? श्रेय पथ से या प्रेय पथ से? आपको ध्यान रखना है, वेद वेदांग के निरूपण की जानकारी हमें प्रेय पथ से मिलती है। ये जो प्रेय पथ है, इस प्रेय पथ में ही प्रेयसी विद्या, अपरा विद्या का वर्णन किया गया है। प्रेय पथ के द्वारा जो विद्या प्राप्त की जाती है उसे प्रेयसी विद्या या अपरा विद्या कहा जाता है। जो श्रेय पथ है, श्रेय पथ से जो विद्या प्राप्त होती है उसे श्रेयसी विद्या या अपरा विद्या कहा जाता है। यहाँ से आपको ध्यान रखना है, अपरा विद्या, प्रेयसी विद्या या फिर प्रेय पथ में वेद वेदांग का निरूपण किया गया है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो वेदांग का अर्थ पढ़ा, वेदांग की विषय वस्तु क्या होती है ये पढ़ा, वेदांग का रचना काल क्या है ये, और उसके बाद हमने पढ़ा कि वेदांग की रचना का उद्देश्य क्या है। अब हम जानेंगे कि सबसे पहले हमें वेदांग की जानकारी कहाँ से मिली, यानी कि कहीं न कहीं से तो हमें वेदांगों के विषय में जानकारी मिली होगी। वेदांग के विषय में सबसे पहले हमें जानकारी मुंडको उपनिषद से मिली थी। वेदांग की जो रचना हुई थी वो उपनिषदों के समय में हुई थी। हमें कौन से उपनिषद से वेदांग के विषय में जानकारी मिलती है? सर्वप्रथम मुंडको उपनिषद में अपरा विद्या के अंतर्गत वेद के 6 अंगों का उल्लेख है, यानी कि जो मुंडको उपनिषद है, मुंडको उपनिषद का एक पार्ट है अपरा विद्या, वहाँ से हमें वेदांग के विषय में जानकारी मिलती है। आपको ध्यान रखना है किस उपनिषद से वेदांग के विषय में जानकारी मिलती है? मुंडको उपनिषद से। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। मुंडको उपनिषद में बताया गया है कि वेदांग जो होते हैं 6 वेदांग होते हैं। कौन कौन से 6 वेदांग होते हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग है। इनके नाम आपको याद रखने हैं। आपको ऑप्शन में दिए होंगे और पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा वेदांग है और कौन सा नहीं है। आपको इनके नाम याद रखने हैं। शिक्षा, शिक्षा को वेद पुरुष के किस अंग से तुलना की गई है? शिक्षा को वेद पुरुष की नासिका कहा जाता है। वेद पुरुष क्या है? हमारे जो वेद ग्रंथ है उनको किसी विद्वान ने वेद पुरुष की संज्ञा दी है। जो हमारे वेद ग्रंथ है, इन वेद ग्रंथों को एक पुरुष के रूप में कल्पना कर ली गई है। जैसे एक पुरुष होता है, उस पुरुष के क्या होते हैं? अलग अलग बॉडी पार्ट होते हैं, जैसे नाक, आँख, कान। वैसे ही जो हमने वेद पुरुष के रूप में कल्पना किया है उसके भी अंग होंगे। जो ये 6 वेदांग हैं, इन 6 वेदांग को पुरुष के अंगों से कल्पना की गई है और उस पुरुष का नाम क्या है? वेद। जैसे शिक्षा वेदांग है, शिक्षा वेदांग को वेद पुरुष की नासिका कहा गया है। कल्प वेदांग को वेद पुरुष के हाथ कहा गया है। व्याकरण वेदांग को वेद पुरुष का मुख कहा गया है। निरुक्त को कान कहा गया है। छंद को पैर कहा गया है। ज्योतिष को नेत्र कहा गया है। इन 6 वेदांगों को वेद पुरुष के 6 अंग कहा गया है। शिक्षा को नासिका कहा गया है, कल्प को हाथ कहा गया है, व्याकरण को मुख कहा गया है, निरुक्त को कान कहा गया है, छंद को पैर कहा गया है, ज्योतिष को नेत्र कहा गया है। और ये आपको याद रखना है कि किस वेदांग को क्या कहा गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये आपको ध्यान रखना है किसे कौन सा अंग कहा गया है। सबसे पहला जो है वो है शिक्षा वेदांग। शिक्षा वेदांग के विषय में पढ़ते हैं। शिक्षा, जो शिक्षा वेदांग है इसमें वेद मंत्रों का उचित उच्चारण सिखाया गया है कि जो वेद मंत्र है उनका उच्चारण कैसे करना चाहिए। वेदों के शुद्ध उच्चारण के लिए ही शिक्षा वेदांग की रचना हुई है। शिक्षा ग्राणम तु विदिश्य, ये जो ग्राण है, ग्राण का अर्थ होता है नासिका। शिक्षा को क्या कहा गया है? वेद की नासिका। ये आपको ध्यान रखना है। इसे चाहे वो सीधा देकर पूछे कि ये किसके विषय में, या फिर यहाँ पर शिक्षा के स्थान पर आपको फिल इन द ब्लैंक दे और पूछे कि यहाँ पर क्या आएगा। आपको ध्यान रखना है ग्राण किसे कहा गया है? शिक्षा को। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में क्या हो जाएगा? शिक्षा। शिक्षा को वेद पुरुष की नासिका कहा गया और नासिका को संस्कृत में ग्राण कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सायण आचार्य के द्वारा शिक्षा के विषय में एक लक्षण दिया गया है कि शिक्षा ग्रंथ किसे कहते हैं। वर्ण स्वराद उच्चारण प्रकारों
वर्ण स्वरादि उच्चारण प्रकारों यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा। ये कहना चाहते हैं कि जहाँ पर वर्ण और स्वर के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है, उनका उपदेश दिया जाता है, वह शिक्षा कहलाती है। यानी कि जहाँ पर जिस ग्रंथ में वर्ण और स्वर के उच्चारण के विषय में सिखाया जाता है, उसी को हम शिक्षा ग्रंथ कहते हैं। और ये क्या है? एक वेदांग है। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि शिक्षा वेदांग में क्या बताया गया है। शिक्षा के विषय में हमने पढ़ा, शिक्षा जो है इसे वेद पुरुष की नासिका कहते हैं और इसके अंतर्गत वेद मंत्रों का उचित उच्चारण सिखाया गया है। इसके लिए हमें स्वरों की जानकारी होनी चाहिए, वर्णों की जानकारी होनी चाहिए कि हमें इनका कैसे उच्चारण करना है। और वेदों के सही उच्चारण के लिए जो वेदांग लिखा गया है उसका नाम है शिक्षा। ये यहाँ से हम पढ़ चुके हैं कि वेद पुरुष की नासिका कहा जाता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि स्वर वर्ण के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। शिक्षा वेदांग को शुद्ध उच्चारण का शास्त्र कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस वेदांग को शुद्ध उच्चारण का शास्त्र कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है जो शिक्षा वेदांग है उसे शुद्ध उच्चारण का शास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछा जाएगा कि जो शिक्षा वेदांग है उसके कितने अंग हैं और उसके विषय में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। जो शिक्षा वेदांग है उसके 6 अंग है। शिक्षा के कितने अंग है? 6 अंग है। और इसके विषय में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तैत्तिरीय उपनिषद से। वेदांग के विषय में हमें जानकारी मिली थी मुंडको उपनिषद से, और शिक्षा के 6 अंग है इसके विषय में हमें जानकारी मिली है तैत्तिरीय उपनिषद से। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिक्षा के 6 अंगों के विषय में जानकारी हमें कौन से उपनिषद से मिलती है, आपको ध्यान रखना है। अब शिक्षा के 6 अंग कौन कौन से हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लेना। और ये कौन कौन से होते हैं ये भी ध्यान रख लेना। वेदांग का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊंगी कि बताती चली जाऊँ और उसमें से क्वेश्चन कुछ ना बने। यहाँ पर जो भी आपको ये दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं और इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिया गया, जो पेपर में पूछे जाते हैं वही पॉइंट लिए गए हैं और इनको अच्छे से ध्यान रखना। इनमें से कोई भी पॉइंट छोड़ने वाला नहीं है कि आप सोचो ये इम्पोर्टेंट है और ये नहीं है, इसमें से भी मैं 2-4 बातें याद करूं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो भी दिया गया है वो आपको सारा याद करना है। शिक्षा के जो 6 अंग हैं वे है वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान। अब ये वर्ण क्या होते हैं? वर्ण के विषय में आप जानते हो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि जिसे और छोटा करके नहीं पढ़ा जा सकता, नहीं बोला जा सकता है, उसे वर्ण कहेंगे। ये जो वर्ण है हर एक विद्वान ने अपनी पुस्तक में, अपने ग्रंथ में अलग अलग बताए हैं। किसी ने 52 बताए हैं, किसी ने 48 बताए हैं, किसी ने 44 बताए हैं, किसी ने 63 से 64 बताए हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर जो मैं आपको बताऊं जो इम्पोर्टेंट है, ऋक् प्रीतिशाख्य। ऋक् प्रीतिशाख्य जो है ये ऋग्वेद का शिक्षा ग्रंथ है। इसमें वर्णों की संख्या ए से लेकर है तक बताई है, यानी कि ए से लेकर जो हमारे है तक वर्ण होते हैं उन्हीं को वर्ण माना गया है। किसके अनुसार? ऋक् प्रीतिशाख्य के अनुसार। जो ऋग्वेद का ग्रंथ है ऋक् प्रीतिशाख्य जो शिक्षा ग्रंथ है उसके अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? ए से लेकर है तक। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋक् प्रीतिशाख्य के अनुसार कहाँ से कहाँ तक वर्ण है, ए से लेकर है तक। या फिर ये पूछ सकते हैं ए से लेकर है तक जो वर्ण होते हैं वो किस ग्रंथ में बताए गए हैं। नेक्स्ट है स्वर। स्वर जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। इनके विषय में आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा और इनके विषय में आप जानते भी होंगे। ये है उदात्त, अनुदात्त, स्वर्रित। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है उदात्त, दूसरा अनुदात्त और तीसरा स्वर्रित। ये उदात्त क्या होता है, अनुदात्त क्या होता है, स्वर्रित क्या होता है, अभी के लिए आपको इनके नाम याद रखने हैं और ये याद रखना है कि जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। बाद में हम पढ़ेंगे कि उदात्त कौन सा होता है, अनुदात्त कौन सा होता है, स्वर्रित कौन सा। ये सब हम संज्ञा प्रकरण में पढ़ेंगे। मात्रा, जो ये मात्रा है ये मात्रा भी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। वर्ण कौन से हैं? वर्ण ए से लेकर है तक है। स्वर कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। मात्रा कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। और ये मात्रा के 3 प्रकार कौन से हैं? हर्षव, दीर्घ, प्लुत। हर्षव, दीर्घ, प्लुत। नेक्स्ट है बल। बल जो है ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अल्पप्राण, महाप्राण। साम, साम का अर्थ होता है गान। इसमें बताया गया है कि कैसे हमें मंत्रों को गाकर पढ़ना चाहिए, गाकर उनका उच्चारण करना चाहिए।
कहाँ पर हमें अपनी ध्वनि को कम करना चाहिए, कहाँ पर हमें अपनी ध्वनि को ऊंचा करना चाहिए, ये सब इसमें बताया गया है। जैसे छंद होते हैं, ये एक प्रकार से छंद शास्त्र की तरह ही काम करता है। संतान, संतान का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर संतान का अर्थ पुत्र से नहीं लिया गया है, संतान का अर्थ यहाँ पर संधि से है। इसे संहिता कहा जाता है, संधि या फिर संहिता। इसके अंतर्गत बताया गया है कि संधि का उचित स्थान पर प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जो वर्णों के बीच में संधि होती है, जो संहिता होती है, सन्निधि होती है, उसे उचित स्थान पर करना चाहिए। अगर संधि उचित स्थान पर और उचित रूप से नहीं होगी तो फिर उसका अर्थ सही नहीं रहेगा और उसका उच्चारण क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। और ये जो शिक्षा ग्रंथ है ये उच्चारण के विषय में ही बताता है। अगर आप वर्णों का सही प्रयोग नहीं करोगे, स्वर का सही प्रयोग नहीं करोगे, बल का सही प्रयोग नहीं करोगे, आपकी मात्राएं सही नहीं होगी, आप उच्चारण अच्छे से नहीं कर रहे हो, उसमें छंद का प्रयोग अच्छे से नहीं कर रहे हो और उनकी संधि अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या होगा? उच्चारण भी सही नहीं रहेगा। और उच्चारण को सही करने के लिए इन 6 की आवश्यकता होगी। इन 6 के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। इनके विषय में आपको समझ आया होगा कि वर्ण क्या होता है, स्वर क्या होता है, मात्रा क्या होता है, संतान क्या होता है। ये सब आपको समझ आ गए होंगे कि किसे क्या कहा गया है और किसकी कितनी संख्या है। अब आगे आपको कुछ प्रतिशाख्य और शिक्षा ग्रंथों के नाम दिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट है ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो प्रतिशाख्य है उसका नाम है ऋक प्रतिशाख्य। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि ऋग्वेद जो है ये ऋग्वेद से बना है, तो यहाँ पर आपको ऋक दिखाई देगा और आप समझ जाओगे कि ये ऋक प्रतिशाख्य जो है ये ऋग्वेद से संबंधित है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रातिशाख्य क्या होता है, प्रातिशाख्य का अर्थ क्या है। प्रातिशाख्य नियमों का एक प्रकार है जिसके द्वारा पद पाठ की सहायता से संहिता पाठ में प्रत्येक शब्द का एक रूप स्थिर कर देते हैं। यानी कि पद पाठ और संहिता पाठ के विषय में आप जानते होंगे। पद पाठ वो होता है जो हम अपने पढ़ने के लिए आसान बना लेते हैं और उसको टुकड़ों में बांट लेते हैं। और जो संहिता पाठ होता है वो होता है जहाँ पर हम संधि करके पूरे वाक्य को संधि कर देते हैं। जैसे आप मंत्र पढ़ते हो या फिर श्लोक देखते हो, कुछ श्लोक जो होते हैं वो एक साथ जोड़ दिए जाते हैं, यानी कि अगर उसमें 10 शब्द दिए गए हैं एक चरण में तो वो 10 के 10 एक साथ लिख दिए जाते हैं, उसे कहते हैं संहिता पाठ। और पद पाठ जो होता है, अगर उन 10 शब्दों को हम 10 शब्द अलग अलग बनाकर लिख दे तो वो हो जाएगा पद पाठ। जैसे अन्वय करते हैं, अन्वय करते टाइम हम क्या करते हैं, हर एक शब्द को हम अलग अलग लिख देते हैं, वो होता है हमारा पद पाठ। अब प्रातिशाख्य क्या होता है? नियमों का ऐसा प्रकार जहाँ पर हम पद पाठ का सहारा लेके संहिता पाठ में प्रत्येक शब्द का एक रूप स्थिर कर देते हैं। यानी कि हम मान लेते हैं कि जो ये शब्द लिखा हुआ है इसका यही रूप होगा और यही अर्थ होगा। इसी को क्या कहते हैं? प्रातिशाख्य कहते हैं। अब ऋग्वेद से संबंधित जो भी संहिता पाठ है और उस संहिता पाठ का पद पाठ की सहायता लेकर हमने उन शब्दों को स्थिर कर दिया है कि इस शब्द का यही अर्थ होगा और इस शब्द को ऐसे लिखा जाएगा, उसको क्या कहेंगे? ऋक प्रतिशाख्य कहेंगे। उसी प्रकार यजुर्वेद के जो शब्द हैं, यजुर्वेद के शब्दों को जहाँ पर स्थिर करके लिख दिया गया है कि इस शब्द का यही अर्थ होगा, उसे क्या कहेंगे? यजुर्वेद प्रतिशाख्य कहेंगे। यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जो प्रतिशाख्य शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित होगा उसे शुक्ल यजुर्वेद प्रातिशाख्य कहेंगे और जो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित होगा उसे कृष्ण यजुर्वेद प्रातिशाख्य। जो ये प्रातिशाख्य लिखे गए हैं, इन प्रातिशाख्य ग्रंथों में शिक्षा, छंद, व्याकरण, इन तीनों नियमों का सामान्य रूप से विवेचन किया गया है। यानी कि प्रातिशाख्य ग्रंथों में शिक्षा, छंद, व्याकरण, इन तीनों के जो नियम हैं उन नियमों को लिखा गया है, उन नियमों पर विचार किया गया है और उन नियमों को अपनाते हुए ही इन ग्रंथों में शब्दों को लिखा गया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि प्रातिशाख्य क्या होते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं भी आया हो तो आपको इतना ध्यान रखना है कौन से वेद से कौन सा प्रातिशाख्य संबंधित है और कौन से वेद से कौन सा शिक्षा ग्रंथ संबंधित है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि प्रातिशाख्य का अर्थ क्या है, प्रातिशाख्य क्या होता है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये पूछा जाता है कि कौन सा प्रातिशाख्य किस वेद का है। इसमें आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद से संबंधित प्रातिशाख्य ऋक प्रातिशाख्य है, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित प्रातिशाख्य का नाम शुक्ल यजु प्रतिशाख्य है। ये यहाँ पर आपको वेद नहीं रखना है, इसका नाम होगा शुक्ल यजु प्रातिशाख्य। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित प्रातिशाख्य का नाम है शुक्ल यजु प्रातिशाख्य।
ऋग्वेद से संबंधित जो शिक्षा ग्रंथ है उसका नाम है पाणिनि शिक्षा। क्या नाम है? पाणिनि शिक्षा। अगर आपसे पूछा जाए पाणिनि का जो शिक्षा ग्रंथ है वो किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित जो प्रातिशाख्य या शिक्षा ग्रंथ है उनमें याज्ञवल्क्य शिक्षा, व्यास शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, मांडव्य शिक्षा है। सबसे ज़्यादा जो है वो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है याज्ञवल्क्य, ये इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है। याज्ञवल्क्य का शिक्षा ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? याज्ञवल्क्य शिक्षा, व्यास शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा, भारद्वाज और मांडव्य शिक्षा, ये सभी के सभी शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद से संबंधित जो शिक्षा है प्रातिशाख्य ग्रंथ है उसका नाम है नारद शिक्षा। नारद शिक्षा के अलावा आपको एक और याद रखना है शाक्टायन शिक्षा। शाक्टायन का जो शिक्षा ग्रंथ है वो भी सामवेद से संबंधित है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो प्रातिशाख्य है उसका नाम है अथर्व प्रातिशाख्य। अथर्व प्रातिशाख्य। इसके साथ ही आपको याद रखना है मांडुक्य शिक्षा। मांडुक्य शिक्षा भी अथर्ववेद से संबंधित है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद से संबंधित ऋग प्रातिशाख्य पाणिनि शिक्षा, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित शुक्ल यजु प्रातिशाख्य, याज्ञवल्क्य शिक्षा, व्यास शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, मांडव्य शिक्षा। सामवेद से संबंधित है नारद शिक्षा, शाक्टायन शिक्षा। अथर्ववेद से संबंधित है अथर्व प्रातिशाख्य, मांडुक्य शिक्षा। ये जो ऋग प्रातिशाख्य है इसके विषय में आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं और ये पॉइंट है ऋग प्रातिशाख्य की रचना किसने की थी? ऋग प्रातिशाख्य की रचना शौनक ऋषि ने की थी। किसने की थी? शौनक ऋषि ने। ये आपको ध्यान रखना है, ये कई बार पूछा गया है। ऋग प्रातिशाख्य की रचना किसने की थी? शौनक ऋषि ने। ऋग प्रातिशाख्य जो है इसमें 3 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 3 अध्याय। और प्रत्येक अध्याय में 6 पटल हैं। तो टोटल कितने पटल हैं? 18 पटल। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ऋग प्रातिशाख्य में कितने पटल हैं? 18 पटल। और कितने अध्याय हैं? 3 अध्याय। ये आपको ध्यान रखना है। शिक्षा वेदांग के विषय में इतना ही पढ़ेंगे। आपको ध्यान रखना है शिक्षा वेदांग के विषय में जो भी पॉइंट बताए वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट है और सबको आपको ध्यान रखना है।